अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सीएसएस का लेक्चर। जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, लेक्चर तो वैसे सेकंड है। पहले हमने सिलेबस पढ़ा हुआ था कि सीएसएस में जो जो साइकोलॉजी का सिलेबस आता है वो मैंने आपको बताया था। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, जो आज हमने पढ़ना है। उसमें हम चंद चीज़ें पढ़ेंगे जैसे डेफिनेशन, स्कोप वगैरह हो गया, एंड साइकोलॉजी साइंस एज ए क्यों है। उसके बाद स्कूल्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, मॉडल्स ऑफ साइकोलॉजी है, रीज़न, ट्रेंड्स वगैरह हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि होगा बहुत ही मज़ेदार। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। साइंटिफिक स्टडी दो चीज़ों की, एक तो बिहेवियर की यानी इंसान का जो रवैया होता है वो लोगों के साथ कैसे पेश आता है वो हमें समझना होगा साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से। एंड दूसरा जो है मेंटल प्रोसेस, जो उसके दिमाग में अंदर चल रहा है, ब्रेन में क्या क्या उसकी सोच चल रही है, वो सोच कैसे तब्दील होती है, कौन कौन चीज़ें जो उसको अफेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ों को साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से पढ़ना, साइंटिफिक तरीके से पढ़ना हम बोलते हैं साइकोलॉजी को। तो दो चीज़ें हम समझते हैं, एक तो बिहेवियर किसी भी चीज़ का, वो इंसान हो या कोई भी एनिमल हो, उस दोनों का हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। एंड मेंटल प्रोसेस भी हम दोनों का पढ़ते हैं। ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं होती, हर किस्म के एनिमल हो या इंसान हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये साइकोलॉजी की फर्स्ट डेफिनेशन है। आपने बहुत सी डिफरेंट डेफिनेशन भी आती हैं, लेकिन मेन सबका कॉन्सेप्ट यही होता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ठीक है। ये तो ये पहला टॉपिक था हमारा। एंड जो दूसरा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप की माना है कि साइकोलॉजी यूज़ कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी एरियाज में यूज़ होती है। द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी हैज़ अ वेरी वाइडर एरिया इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज फॉलो। तो जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी सिंपल हम अगर देखें तो साइकोलॉजी की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडर है। इंसान का बिहेवियर जिससे बहुत ही ज़्यादा गहरा है, इस तरह ही साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा वाइडर है, उससे यूज़ होती है डिफरेंट एरियाज़ में। तो कुछ मैंने डिफरेंट यहाँ पर दिए, आप समझने की कोशिश करें। नंबर फर्स्ट तो ये है कि टू आइडेंटिफाई द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर। जो बंदा किसी भी चीज़ को पढ़ता है, समझता है, तो उसकी नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स को समझना कि इस बंदे में कौन कौन सी खासियतें हैं, ये बंदा जल्दी लर्न करता है या देर लर्न करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ सिंपली मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक बच्चा है जिसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, वो क्यों समझ में नहीं आ रही। एक बच्चा है उसको जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आ रही, तो वो क्यों आ रही है, तो ये भी वहाँ पर भी यूज़ होती है, ठीक है, जिसे हम एजुकेशन साइकोलॉजी बोलते हैं। नंबर सेकंड है द नेचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो नेचर क्या होनी चाहिए लर्निंग प्रोसेस की, एक बच्चा किस माहौल में कोई चीज़ सीखता है, तो ये भी हम एजुकेशन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। देन उसके बाद थर्ड आता है द प्रिंसिपल इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग को बेहतर बनाना, लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाना, वहाँ पर भी साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद फोर्थ जो टॉपिक है द ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंसान जब पैदा होता है वहाँ से लेकर उसके मरने तक एक साइकोलॉजी की फील्ड होती है जिसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं, वो यूज़ होती है, जिसमें बच्चे की डिफरेंट एजेस, यानी जब वो चाइल्डहुड में होता है, एडोलेसेंस में होता है, एडल्ट होता है या ओल्ड एज में होता है, तो वो किन किन बिहेवियर से, किन किन चीज़ों से गुजरता है, तो वो हम उसमें पढ़ते हैं, ठीक है जी। नंबर 5 पर द टेक्निक एम्प्लॉयड इन टीचिंग। जो टेक्निक यूज़ होती है टीचिंग में कि बच्चे को किस तरह आसानी से समझ आए, कौन सा माहौल उसे दे दिया जाए, वो भी हम साइकोलॉजी वहाँ पर भी यूज़ होती है। देन नंबर 6 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। इंसान की पर्सनैलिटी जो है, अगर एक बंदा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, वो क्यों है, ये भी सारी की सारी चीज़ हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी ये यूज़ होती है, ठीक है, इंसान की पर्सनैलिटी में। और उसके अलावा किसी बंदे को सोशलाइजेशन से डर लगता है, वो क्यों लगता है, ये भी सारी चीज़ें हम वहीं पर पढ़ते हैं। देन उसके अलावा ये भी सब टॉपिक इसी से आएगा। नंबर 7 डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल ट्रेट। अगर किसी बंदे को डर लगता है, किसी से फोबिया है, वो हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, एंड डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स हम उसे कैसे डेवलप और एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नंबर 8वां आता है साइंटिफिक मेजरमेंट एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट। तो जो साइकोलॉजिकल ट्रेट होता है वो हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी एवोल्यूट भी साइंटिफिक वे से ही करते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है जी। उसके बाद ये तो स्कोप हो गया ख़त्म। जो मेन होता है, इस क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी ऐसे साइंस क्यों है, साइकोलॉजी को हम साइंस क्यों बोलते हैं, ठीक है जी। तो उसकी भी एक वजह है। साइकोलॉजी अगर देखा जाए तो वो पहले तो फिलॉसफी की ब्रांच थी, उसके बाद आगे चलकर वो एक साइंटिफिक स्टडी बनी। क्यों बनी? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए थे साइकोलॉजी के लिए। तो समझते हैं कि ये साइकोलॉजी एज अ साइंस क्यों है। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो ये मैंने डेफिनेशन आपको पहले भी बताई कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है किसकी,
माइंड की एंड बिहेवियर की। साइकोलॉजिस्ट यूज अ साइंटिफिक मेथड टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एविडेंस। अभी देखें यहाँ पर जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से साइकोलॉजी एज अ साइंस है वो है साइंटिफिक मेथड। जब भी किसी भी बंदे का बिहेवियर को हमें ऑब्जर्व करना होता है तो हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक स्टडी ही होगी। तो implying the scientific study allows the scientist to collect empirical data objectively which aids to the accumulation of scientific knowledge। तो scientific method यूज़ करते हैं तो जो डेटा हमारे पास होता है उसकी एक्यूरेशन तकरीबन 98%, ठीक है, 98% होती है, बाकी 2% तो इंसान का बिहेवियर कभी भी चेंज हो सकता है। तो साइकोलॉजी एज अ साइंस इस वजह से है क्योंकि हम उसमें साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। किसी भी बंदे के बिहेवियर को समझने की या कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई भी बीमारी वगैरह दूर करते हैं तो उसमें हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। इसी वजह से साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी कहलाती है। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था, साइकोलॉजी एज अ साइंस। तो जी चौथा टॉपिक जो है स्कूल ऑफ थॉट्स है। दरअसल स्कूल ऑफ थॉट्स है एक, मैं आपको बताता हूँ जो काम को बोलते हैं, ठीक है। तो इंसान के बिहेवियर को आसान तरीक़ों से बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा जो साइंटिस्ट थे, हम जिन्हें साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, फ़िलासफ़र भी बोल सकते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इंसान के बिहेवियर को, इंसान की सोच को समझने के लिए। उस काम को हम स्कूल्स भी कहते हैं या स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहते हैं। तो साइकोलॉजी में मेजर जो स्कूल होते हैं वो 7 होते हैं। जो पिछले टॉपिक होंगे वो भी इससे रिलेटेड होंगे। पहला था स्ट्रक्चरलिज्म, एंड उसके बाद फंक्शनलिज्म था, देन बिहेवियरिज्म था, देन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी था, कोग्निटिव साइकोलॉजी था, साइको एनालिसिस था एंड ह्यूमनिज्म था। ये सारों के सारे जो है मैंने कवर कर दिए, ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ पर क्लियर कर दें, ठीक है जी। उसके बाद आता है पर्सपेक्टिव। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पर्सपेक्टिव और स्कूल ऑफ थॉट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ क्योंकि उनका रिकमेंडेड है ये टॉपिक। द 5 मेजर पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी आर बायोलॉजिकल, साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, कोग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक। अभी देखें जितने भी स्कूल ऑफ थॉट आए वो 5 बेसिस पर आए। एक तो बायोलॉजिकल आए थे, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट थे। देन उसके बाद साइकोडायनामिक, ये सारे का सारा सिगमंड फ्रॉइड का वक्त था। उसके बाद बिहेवियरल आते हैं जो सारे का सारा बिहेवियर पे काम करते थे, जैसे जेबी वाटसन है। उसके बाद कोग्निटिव वाले बंदे आए जो सारे के सारी थिंकिंग पर फोकस करते थे कि इंसान का बिहेवियर थिंकिंग पर ही बेस्ट करता है। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक थे जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के अपोजिट में आए थे, ठीक है जी। ये हो गए हमारे 5 मेजर पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। ईच अप्रोच इज इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हर अप्रोच में, हर पर्सपेक्टिव में उसकी खासियतें भी है, उसकी वीकनेस भी है, एंड ब्रिंग्स समथिंग डिफरेंट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हर किसी में हर न्यू चीज़ है जिससे हम इंसान के बिहेवियर को आसानी से समझ सकते हैं जी। उसके बाद आता है मॉडल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के मॉडल्स हैं, ये भी उसी से सेम है, यहाँ पर्सपेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। Here are 7 ऑफ द मेजर पर्सपेक्टिव इन मॉडर्न साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में इस वक्त जो मॉडर्न मॉडल्स चल रहे हैं वो 7 हैं। पहले तो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव है, मैंने आपको फिर भी पहले ही बता दिया था, वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड उसके अलावा जो है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंसान के बिहेवियर को फोकस करते हैं। देन उसके बाद कोग्निटिव पर्सपेक्टिव, कोग्निटिव यानी थिंकिंग पर फोकस करते हैं। देन उसके अलावा आया तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी फिजियोलॉजी, इंसान के बिहेवियर पर किस तरह से असरअंदाज होती है, ठीक है जी। उसके बाद क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव आता है। देन उसके बाद एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव आता है कि इंसान इवोल्यूशन के दौर से गुजर कर किस तरह उसके बिहेवियर पर, उसके मेंटल प्रोसेस पर असरअंदाज चीज़ें हुई हैं। देन उसके बाद ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव आता है जिसमें इंसान को फुल अथॉरिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा रीजन ट्रेंड्स है। रीजन ट्रेंड्स 2 हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिन पर अभी भी वर्क चल रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आपको करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।